जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 25 जनवरी के आज के डेली करंट अफेयर्स में। सभी को राम राम, शुभ प्रभात और नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं 25 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स की और शुरुआत कर रहे हैं एक अच्छे से कोट की। कोट में जो स्टेटमेंट है वो साफ तौर पर यही कहता है कि आप केवल खड़े होकर के पानी को घूरते अगर रहेंगे तो आप समुद्र पार नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। यू कांट क्रॉस द सी मरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। अगर आपको पानी को पार करना है, नदी को पार करना है, समुद्र को पार करना है, तो उसमें आपको तैरना होना होगा और उसमें आपको अंदर जाना होगा। यानी इसी तरह से आप परीक्षा में जब तक देखिएगा, प्रयास नहीं कीजिएगा, असफलता का स्वाद नहीं चखिएगा, तब तक सफलता का स्वाद चखने में मजा नहीं आएगा दोस्तों। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। तो चलिए, ये आपको मैं बता दूं कि 76th रिपब्लिक डे हमारा ऑफर चल रहा है, जहां पर हमारे सभी बैचेज पर ढेर सारी डिस्काउंट दी जा रही है। जितने भी हमारे बैचेज हैं उस पर लगभग 74% का डिस्काउंट है। तो गणतंत्र दिवस आपके लिए ये ऑफर दिया गया है और इसके अंतर्गत सक्षम, प्रथम, सफलता, मुख्य बैच और वार्षिकी बैच पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। जो भी बच्चे इनसे जुड़ना चाहें उस क्लास को परचेज करके जुड़ सकते हैं। और तैयार हैं ना आप लोग? और आ रहे हैं ना? तैयार हैं, आ रहे हैं हमसे ऑफलाइन मिलने के लिए पटना के भीतर? तो हम लोग 29 जनवरी को पटना में ऑफलाइन सेमिनार कंडक्ट कराने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चे इस सेमिनार को अटेंड करें। जो भी संशय, जो भी आपकी बातें रहेंगी, हम लोग इस सेमिनार के अंतर्गत दूर करेंगे और हर एक पहलुओं पर हम लोग इस पर बात करेंगे। हम लोग ये भी बात करेंगे कि हमारा आगे का अप्रोच क्या रहेगा और आपके लिए हम अच्छा किस तरह से कर सकते हैं। इन सारी बातों के लिए आप इस सेमिनार को अटेंड करें। खास खास तौर पर आपके लिए कुछ सरप्राइज भी यहाँ पर हम लोग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो चलिए, आज के डेली करंट अफेयर्स न्यूज में सबसे खास जो न्यूज है, पहला आज का न्यूज है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025। जी हाँ दोस्तों, आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी को हमारा राष्ट्र दो दिवस मनाता है। एक राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे, और दूसरा जो मनाता है वह है हमारे पास राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, तो आज दोनों दिवस हमारे यहाँ है। तो आप सभी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की हार्दिक बधाई और राष्ट्रीय वोटर डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे की भी आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई। तो हम लोग 25 जनवरी को, तो सबसे पहला पॉइंट जो आज इस टॉपिक के डिस्कशन में है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मना रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये हमारे पास आया था रिपोर्ट, इसके लिए ये खास है। और इसी के अंतर्गत हम लोग थोड़े से टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं भारत के अंतर्गत। देखो भाई, यह हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष जो थीम रखा गया है वह कौन सा थीम है? अतिथि देवो भव। उद्देश्य क्या है भाई? देखो, पर्यटन वर्तमान समय में अगर कहा जाए तो एक इंडस्ट्री का रूप ले रहा है और आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर में, अभी रिसेंटली अगर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में धार्मिक जो पर्यटन केंद्र डेवलप किया जा रहा है। आपको मैंने कल भी बताया था कि धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है और एक तरह का मेन चेन बनाया जा रहा है, जिससे जो भी धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण प्लेस हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो पर्यटन आने वाले समय में एक तरह की इंडस्ट्री के तौर पर स्थापित हो रही है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसका उद्देश्य क्या है भाई? आर्थिक विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास में पर्यटन की भूमिका को पहचानते हुए भारत की जीवंत संस्कृति और अद्वितीय सुंदरता का जश्न मनाना, यह इसका हमारा क्या है? उद्देश्य है आज के राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का। और थोड़ा हम लोग आगे बात करते हैं वैश्विक मान्यता की। अगर हम लोग बात करते हैं ग्लोबल रिकॉग्निशन, पर्यटन को लेकर के भारत की विश्व में स्थिति क्या है, उसको लेकर के बात अगर की जाए तो समझिएगा, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जो 2024 में डेवलप किया गया था, 2024 में जो ये डेटा रिलीज हुआ था, इसमें भारत को 119 देशों की सूची में 39वां स्थान मिला है। 119 देशों की सूची में भारत 39th पोजीशन पर है, ये ध्यान रखना। दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन यानी कि आर्थिक योगदान की बात करते हैं, तो 2028 तक पर्यटन से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 512 बिलियन डॉलर का योगदान होने का अनुमान है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि 2028 तक अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पर्यटन से भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 512 बिलियन डॉलर का योगदान होने जा रहा है। तो अपने आप में पर्यटन की एक महत्ता है। 2030 तक
भारत पर्यटन पर चौथा सबसे बड़ा वैश्विक व्ययकर्ता बन जाएगा, जिसका अनुमानित जो खर्च है वह 410 बिलियन डॉलर का लगाया जा रहा है। अंदाजा लगा लीजिए, पहले यहाँ पर दो आपके पास टारगेट हैं। 2028 तक यह अनुमान है कि पर्यटन से भारत के जीडीपी में अगर हम लोग बात करेंगे तो 512 बिलियन डॉलर का योगदान कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है। दूसरा अगर बात करते हैं 2030 तक भारत जो है पर्यटन पर फोर्थ लार्जेस्ट जो हो जाएगा, ग्लोबल एक्सपेंसर बनेगा, जिसका अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो है वह 410 बिलियन डॉलर के आसपास रहने की उम्मीद की जा रही है। तो पर्यटन आने वाले समय में बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, बजट आवंटन अगर पर्यटन सेक्टर की हम लोग बात करते हैं बढ़ावा देने के लिए, तो 2400 करोड़ रुपए का बजट आवंटन दिया गया था। अब देखो भाई, 24-25 में 2479.62 करोड़ रुपए जो है बजट आवंटन इसके लिए दिया गया, और 24 के लिए संशोधित परिव्यय कितना है तो 1692.10 करोड़ रुपए जो है इसमें टूरिज्म मिनिस्ट्री बजट जो है एलोकेशंस किया गया था। 23-24 के लिए 2400 करोड़, अगर हम लोग बात करते हैं 24-25 के लिए 2479.62 करोड़, और यहां पर अगर रिवाइज्ड हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और बढ़ाया गया 24-25 के लिए। अब देखो भाई, ग्रोइंग ट्रेंड क्या है। अगर ग्रोइंग ट्रेंड की हम लोग बात करते हैं तो 2022 डोमेस्टिक विजिट भारत में जो हुआ वह 1731.01 मिलियन डोमेस्टिक विजिट है। मतलब घरेलू अगर आप विजिट की बात कर रहे हैं तो 1731.01 जो है हमारे यहाँ मिलियन लोग आए हैं यात्रा करने के लिए, यानी कि पर्यटन करने के लिए। 2023 में डोमेस्टिक विजिट की अगर बात की जाए, ये 22 का था, 23 का बात किया जाए तो 2509 मिलियन, यानी सब्सटेंशियल ग्रोथ देखा गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर देखा जाए तो पर्याप्त वृद्धि हमें देखने को मिल रही है कि 1731.01 मिलियन विजिटर से आपके यहाँ 2509 मिलियन विजिटर जो हैं वह आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके यहाँ 22 का आंकड़ा और 23 के आंकड़े में डोमेस्टिक विजिटर की संख्या जो है वह ज्यादा बढ़ रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है पर्यटन सेक्टर को लेकर के। तो प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 119 देशों के बीच भारत का स्थान क्या था। तो आपको मैंने बताया कि जैसा आप देख पाते होंगे, इसका आंसर हमारे पास 39 नंबर पे हो जाएगा, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। अब अगर हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, दूसरे टॉपिक के अंतर्गत अगर हम लोग देखें आज का, तो यह हमारे पास है कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर के, जननायक ऑफ बिहार। कहते हैं ना हम लोग कि कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा जाता है। राष्ट्र ने इनका जयंती मनाया 24 जनवरी को, और इसी अवसर पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अब थोड़ी सी और बात करते हैं भाई, इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को। अब पितौजिया गांव था समस्तीपुर बिहार में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ये फ्रीडम फाइटर के तौर पर आज़ादी की लड़ाई में भी रहे, और शिक्षक रहे, पॉलिटिशियन भी आगे जा करके रहे, और डेथ इनकी 17 फरवरी 1988 को हुई। लेकिन सबसे खास बात जो कर्पूरी ठाकुर की बनाई जाती है या उनके बारे में हम लोग जानते हैं, वह है उनके पॉलिटिकल करियर को लेकर के। जी हाँ, राजनीतिक सफर को लेकर के। तो समझिए इनका राजनीतिक सफर किस तरह से डेवलप हुआ है। 1952 में ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यह पहली बार विधायक चुने जाते हैं। किस पार्टी में? समाजवादी पार्टी, 1952 तारापुर विधानसभा क्षेत्र। 1967 में पहली बार ये बिहार के डिप्टी सीएम बनते हैं, यानी कि उप मुख्यमंत्री बनते हैं। 67 में 70 से 71 में पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। सोशलिस्ट पार्टी भारतीय क्रांति दल सरकार जो बनी थी, सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय क्रांति दल की जो सरकार बनी थी उसी में यह पहली बार सीएम बनते हैं। 1977 से 79 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं जनता पार्टी की सरकार में। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनके लिए बता दूं कि यह बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। मतलब नॉन कांग्रेस मिनिस्टर अगर कोई थे तो वह कर्पूरी ठाकुर थे। अगर हम लोग बात करते हैं इनका योगदान शिक्षा के अंतर्गत क्या है, तो बिहार में मैट्रिकुलेशन लेवल तक की एजुकेशन को इन्होंने फ्री कर दिया। रिजर्वेशन की बात करते हैं तो भारत में पहली बार 1977 में ओबीसी आरक्षण को इन्होंने लागू कर दिया। मुंगेरी लाल आयोग की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी।
आपको पता होगा पिछड़े वर्गों के आरक्षण देने के लिए बिहार में पहले ही मुंगेरी लाल जो कमीशन गठित कर दिया गया था, और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो मंडल कमीशन की स्थापना की जाती है। अगर देखते हैं भाषा नीति को लेकर के भाई, तो इन्होंने उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस जो बिहार का मिला था, वो कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यकाल में ही दिया गया था। सरकारी नौकरी में अंग्रेजी की अनिवार्यता को इन्होंने ही समाप्त कर दिया और सभी राज्य विभागों में हिंदी उपयोग अनिवार्य कर दिया। हिंदी का उपयोग करना अनिवार्य किया इन्होंने, जितने भी स्टेट डिपार्टमेंट थे सब में। साथ ही साथ अगर किसान कल्याण सेक्टर की बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि 5 एकड़ तक की भूमि के लिए भू राजस्व नहीं लगेगा। ये किसानों के लिए भी इन्होंने एक प्रयास किया। विकास की अगर बात करते हैं तो बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल और कॉलेज इन्होंने स्थापित किए, और वर्ष 2024 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित करके बिहार के लिए एक और गौरव का पल भारत सरकार ने डेवलप कर दिया। अब अगर बात करते हैं 1952 में पहली बार विधायक चुने जाने पर कर्पूरी ठाकुर ने इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, समस्तीपुर, ताजपुर, हाजीपुर और पटना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, विल बी द राइट आंसर, ताजपुर। अब बात करते हैं तीसरा हमारा जो आज का न्यूज है, वह है युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय। संजय समझते हैं? संजय याद कीजिए महाभारत में। महाभारत के अगर आप कहानी को समझ पा रहे होंगे तो धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत स्टोरी को कौन बताते थे अपनी दिव्य दृष्टि से? संजय। समझ रहे हैं ना? तो संजय क्या है? युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, ये पॉइंट समझिएगा। तो भाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नई दिल्ली में युद्ध निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई। अब क्या है ये पूरा, इसके बारे में जानते हैं भाई। यही है आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये निगरानी प्रणाली है, सर्विलांस सिस्टम है बैटलफील्ड में। देखो भाई, ये बेसिकली क्या है, तो इसमें उन्नत सेंसर लगे हुए हैं और एनालिटिक्स के माध्यम से युद्ध क्षेत्र पारदर्शिता को बढ़ाने वाली एक अत्याधुनिक ये प्रणाली है। इस वर्ष मार्च से शुरू होने वाले 3 चरणों में इसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। विकास और लागत की बात करते हैं तो भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल द्वारा स्वदेशी रूप से इसको डेवलप किया गया। कुल परियोजना लागत जो आई है वह 2402 करोड़ रुपए की आई है इसको बनाने में। देखो सबसे पहले, जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे प्रश्न पूछते हैं सर करंट अफेयर्स में याद क्या करें, तो याद आपको जो है सबसे पहला तो यही करना है, संजय है क्या। तो संजय जो है एक सर्विलांस सिस्टम है जो युद्ध क्षेत्र की निगरानी करता है। ठीक है, तो पहला तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं भाई मुख्य विशेषता। विशाल भूमि सीमाओं की निगरानी करती है, उच्च सटीकता के साथ घुसपैठ को रोकती है, एक बल गुणक के रूप में कार्य करते हुए खुफिया निगरानी और टोही सहायता प्रदान करती है। प्रदर्शनी जो है भाई, गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय एक मुख्य आकर्षक होगी। मतलब इस बार अगर देखा जाए तो गणतंत्र दिवस परेड में इसको लाया जा रहा है, इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। अब देखो भाई, प्रश्न इससे रिलेटेड है, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का विकास किसने किया? डीआरडीओ और एचएएल ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारतीय सेना ने, इसरो और भारतीय सेना ने, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ ने। तो बता दें जरा उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखो भाई, राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारतीय सेना के द्वारा डेवलप किया गया है ना। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, आज हमारा जो चौथा जो न्यूज है वो इससे जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त जो हमारा प्रांत हुआ करता था, यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, उसे उत्तर प्रदेश के रूप में हम लोग क्या किए थे, परिवर्तित किया गया था। उत्तर प्रदेश का नाम जो है 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। इसी दिन को उत्तर प्रदेश दिवस या यूपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यूपी फाउंडेशन डे 24 जनवरी को सेलिब्रेट होता है, ये ध्यान रखना। दूसरा अगर मैं आपको बात करूं इसके बारे में महत्वपूर्ण पहलू, तो भाई इस बार थीम क्या है 2025 के लिए उत्तर प्रदेश डे का? तो विकास और विरासत, प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। इस वर्ष का थीम क्या है भाई? विकास और विरासत, प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। इस वर्ष का थीम आपके पास आ गया। थोड़ा सा और अगर हम लोग बात करते हैं हिस्टोरिकल जर्नी, देखो भाई 1902 की बात है। 1902 में अंग्रेजों ने क्या किया था, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था उसका नाम बदलकर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया। ठीक है, मतलब आगरा कर दिया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का नाम बदल, उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदल करके, और साथ ही साथ अवध का जो नाम बदल करके उसने क्या कर दिया, संयुक्त प्रांत कर दिया, और राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया।
43 से 49 में स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत एक प्रशासनिक इकाई बन गया, जिसमें टिहरी, गढ़वाल और रामपुर जैसी रियासतें को भी मर्ज किया गया, क्योंकि रियासतों का एकीकरण का माहौल चला था, उसमें ये हुआ। आगे अगर बात किया जाए 1950 में, तो 1950 में इसको रीनेम किया गया 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के नाम से, मार्किंग द स्टेट्स फॉर्मल स्टैब्लिशमेंट। यही 1950 को माना जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का फॉर्मल स्टैब्लिशमेंट यही है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता था। उत्तर प्रदेश डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड 1989 में, बट डिसकंटिन्यूड अंटिल रिवाइव्ड इन 2017। सबसे पहली बार 1989 में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, लेकिन उसके बाद इसको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया और 2017 में फिर से उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, जब योगी आदित्यनाथ आते हैं तब। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश से पॉलिटिकल लीडरशिप की, तो एक बात आप हमेशा समझना कि उत्तर प्रदेश ने 9 प्रधानमंत्री दिए हैं लगभग भारत में अभी तक। इसमें आप खुद ही देख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, वाजपेयी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, खुद राजीव गांधी हैं, इंदिरा गांधी हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, वीपी सिंह आप ले लीजिए, तो अलग अलग व्यक्तित्व के धनी जो हैं वह उत्तर प्रदेश से चुन करके आए हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप की वहां पर क्वालिटी देखी गई है। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पर अग्रणी नेता, अगर उत्तर प्रदेश में हम लोग लीडिंग लीडर की बात करते हैं, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं और मायावती जी राज्य की पहली दलित मुख्यमंत्री बनती हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल पोर्शंस में। और उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब होता है भाई? तो वर्ष 2000 में, जब उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को काट करके उत्तरांचल राज्य बनाया जाता है। कौन सा राज्य बनाया जाता है? उत्तरांचल, और जिसे बाद में हम लोग उत्तराखंड के रूप में डेवलप कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश जो राज्य का विभाजन हुआ। अब थोड़ा सा और आगे पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो 80 लोकसभा सीट, 403 असेंबली सीट, 31 राज्यसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश देता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है, लोकसभा सीट की मात्रा की बात करें तो 80, और असेंबली सीट की बात करें विधानसभा की 403 और राज्यसभा सीट की तो 31। ठीक है ना, तो ये पहलू आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे पास है, सबसे ज्यादा जो हमारे पास है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के साथ लेजिस्लेचर, चाहे अपर हाउस हो, लोअर हाउस हो, चाहे विधानसभा की बात हो, सब में ज्यादा है। ठीक है ना, ये पॉइंट समझिएगा। क्लियर है? अब देखिए आगे जाकर के हम लोग बात करते हैं, तो 1902 में नाम बदले जाने से पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा प्रांत और ब्रिटिश उत्तर प्रदेश। क्या नाम था भाई, वो बताना है, इसमें से जल्दी बताना है। ठीक है ना, तो राइट आंसर इज संयुक्त प्रांत, हमारा एकदम बेस्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई, आगे अगर बात करें तो हमारा अगला जो है न्यूज हमारे पास आ रहा है, वो है इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन ऑपरेटेड अंडर वाटर सबमर्सिबल। भारत की पहली मानव चालित अंतरजलीय पनडुब्बी बनाई गई है। अब इसी के बारे में जानना है। देखो भाई, भारत गहरे महासागर मिशन के भाग के रूप में अपनी पहली मानव संचालित जलमग्न पनडुब्बी तैनात करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना है, गहरे महासागर मिशन के भाग के रूप में अपनी पहली मानव संचालित जलमग्न पनडुब्बी जो है भारत तैनात करने की योजना पर कार्य कर रहा है। ठीक है, अब क्या है भाई इसके अंतर्गत, वो देखते हैं। देखो, डीप ओशन मिशन, इस मिशन को हम नाम क्या दे रहे हैं? डीप ओशन मिशन। अब क्या है इसके अंतर्गत खास, मैं वो आपको बताता हूं, अच्छे से समझना आप इसे। डीप ओशन मिशन के बारे में पहले जान लेना है। डीप ओशन मिशन जो है फ्लैगशिप कार्यक्रम है, 2021 में 5 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया था। इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है भाई? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है यह इसका नोडल मिनिस्ट्री है, और प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के तहत 9 मिशनों में गहन महासागर अन्वेषण भी शामिल है। जो प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद है, जिसे हम पीएम स्टैक के नाम से जानते हैं, ठीक है, के तहत 9 मिशन में डीप ओशन जो आपका एक्सप्लोरेशन है वह भी शामिल है, और इसी के अंतर्गत इस परियोजना को हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है भाई? उन्नत गहरे समुद्र अन्वेषण प्रौद्योगिकी का विकास करना, पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल, सल्फाइड और
दुर्लभ धातु जैसे महत्वपूर्ण पानी के नीचे के संसाधनों की पहचान करना और उनका दोहन करना। ये याद रखना बाबू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य में क्या है, तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, सल्फाइड और दुर्लभ जो धातु हैं, जैसे महत्वपूर्ण पानी के नीचे के जो संसाधन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनका दोहन करना। साथ ही साथ संरक्षण और टिकाऊ मत्स्य पालन के लिए समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना। फिर नवाचार और ज्ञान निर्माण के माध्यम से भारत की नीली अर्थव्यवस्था में योगदान करना। नीली अर्थव्यवस्था मतलब मरीन इकोनॉमी, समुद्र पर जो निर्भर होती है इकोनॉमी, उस इकोनॉमी पर क्या करना है, भारतीय अर्थव्यवस्था को उसको बूस्ट करना है उसके माध्यम से। पनडुब्बी की मुख्य विशेषता, ये 500 मीटर की गहराई पर ऑपरेट हो सकती है, इसी तरह से इसको डिजाइन किया गया है। 2025 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी प्लानिंग चल रही है। विस्तारित क्षमता, अगले वर्ष 2026 तक इसकी पहुंच को 6000 मीटर की अविश्वसनीय गहराई तक विस्तारित करने की योजना है। आप अंदाजा लगा लीजिए, प्रारंभिक अगर हम लोग बात कर रहे हैं 2025 में जो इसको लॉन्च किया जाएगा, तो 500 मीटर डेप्थ तक ये जा रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर बात किया जाए 2026 तक में, तो 6000 मीटर इसको पहुंचा लिया जाएगा, डेप्थ तक ये कवर कर पाए, इस तरह से प्लान किया गया है। तो अंदाजा लगा लीजिए कितना खास ये हमारा है। ठीक है, प्रश्न है, डीप ओशन मिशन के लिए नोडल जो एजेंसी कौन सा मंत्रालय है? जो डीप ओशन मिशन है इसके लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है भाई? तो हम लोग साफ तौर पर बात करेंगे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय विल बी द राइट आंसर। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 की। देखो भाई, नेशनल जो हमारे पास अगर बात करते हैं गर्ल चाइल्ड डे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली 24 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 जनवरी ऑफ ईच ईयर, ठीक है ना। और साफ तौर पर है कि भाई ये खास क्यों है, तो यह इसलिए खास है कि भारत में बालिकाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है, तो इसलिए ये खास है। और इसके अंतर्गत बात करें, थीम क्या है भाई? उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। उद्देश्य, लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, लड़कियों को बढ़ने, सीखने और आगे बढ़ने के समान अवसरों को बढ़ावा देना, ठीक है ना। पढ़ेगी बिटिया तो बढ़ेगी बिटिया, ये ध्यान में रखना है। ये सबसे बड़ी पहल है इस योजना की। अगर इसके इतिहास की हम लोग बात करते हैं, तो 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, उद्देश्य क्या है? तो बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या और लैंगिक असमानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को यह संबोधित करता है। अगर हम लोग बात करें सेक्स रेशियो की, लिंग अनुपात की, तो हाईएस्ट लिंग अनुपात जो है वह प्रति 1000 पुरुष पर 1000, अगर हम लोग बात करते हैं 84 जो महिलाएं हैं वो कहां पर हैं? केरल में है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा में, प्रति 1000 पुरुष पर अगर देखा जाए हमारे पास, तो 879 महिलाएं हैं। का सबसे कम कहां पर है भाई? हरियाणा में, ठीक है। ये देखिए, गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट स्कीम फॉर अडोलसेंट गर्ल्स, जिसे हम सैक के नाम से जानते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, उड़ान स्कीम, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक है। तो ये सारे जो है भारत सरकार परियोजना चला रही है। प्रश्न है कि साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। इस राज्य का जो है सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है? तो ऑब्वियस है हमारे पास केरला का। अगला न्यूज हमारे पास है, टेम्पोररी अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति की बात की गई है। जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए अस्थायी तौर पर रिटायर्ड जज की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने रखा है प्रस्ताव कि हाई कोर्ट में हम लोग रिटायर्ड जजों को क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। क्यों अपॉइंट करेंगे? क्योंकि पेंडिंग केसेस बहुत सारे हैं, उन पेंडिंग केसेस को जल्द से जल्द निपटाने के लिए हम ऐसा करेंगे। आगे अगर बात किया जाए इसको लेकर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो एक है अनुच्छेद 224 ए, जो कहता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करने की अनुमति है। आर्टिकल 127 क्या बोलता है भाई? यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति को नियंत्रित करता है, मतलब एडॉक जज।
है ना, एडॉक जज बन सकते हैं अगर कोरम पूरा नहीं होता है तो। कोरम मतलब न्यूनतम संख्या जो किसी बैठक को चलाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट की उस कार्रवाई करने के लिए जरूरत होती है। अब बात करते हैं भाई, तदर्थ न्यायाधीश की शक्ति और विशेषाधिकार क्या होता है। इन न्यायाधीशों के पास पूर्ण अधिकार क्षेत्र, शक्ति और विशेषाधिकार होते हैं, लेकिन अस्थायी न्यायाधीश केवल नहीं मान सकते। नियुक्ति प्रक्रिया क्या है? नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश और राष्ट्रपति दोनों की सहमति होनी चाहिए। 1998 के प्रक्रिया ज्ञापन से यह उल्लेखित है। अब प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है तदर्थ आधार पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तदर्थ आधार पर रिटायर्ड जज की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत कर सकता है भाई? 127, 224, 224 ए और 226। तदर्थ आधार मतलब टेम्पोररी बेसिस पर, ठीक है, टेम्पोररी बेसिस पर। तो आर्टिकल 224 ए, है ना, 224 ए। अब भाई हम लोग बात करते हैं महाविशाल ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में। तो जरा जानते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल क्या है। देखो भाई, हाल ही में नासा ने एक अनोखे ब्लैक होल LID 568 की खोज की है, जिसे सुपरमैसिव ब्लैक होल के बारे में जानकारी मिली। इसी से जानकारी मिली कि आखिर क्या है सुपरमैसिव ब्लैक होल। देखो भाई, अब यहां पर आते हैं। LID 568 एक कम द्रव्यमान वाला सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जो बिग बैंग के ठीक 1.5 बिलियन बाद अस्तित्व में आया। लोग कहते हैं ना, जो बिग बैंग हुआ, विस्फोट, महाविस्फोट होता है, उसी महाविस्फोट के बाद कहा जाता है कि 1.5 बिलियन ईयर बाद जो है इसका डेवलपमेंट हुआ। एक्सरे और इंफ्रारेड अवलोकन के बाद का उपयोग करके यह खोजा गया, या यह एक ऐसा आकाशगंगा में स्थित है जिसमें न्यूनतम तारा निर्माण होता। कहा गया एक्सरे और इंफ्रारेड अवलोकन से यह पता चलता है कि एक ऐसे आकाशगंगा में स्थित है जिसमें न्यूनतम तारा निर्माण होता है, मतलब गैलेक्सी में है जहां पर तारा निर्माण बड़ा कम होता है, जो संभवतः ब्लैक होल के बहिर्वाह से प्रभावित है। खोजने वाला कौन है? एजेंसी नासा है। सुपरमेसिव ब्लैक होल के बारे में जान लीजिए। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले ब्रह्मांडीय पिंड जिसके कारण तारे उनकी परिक्रमा विशिष्ट तरीके से करते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। छोटे छोटे स्थानों में बड़े पदार्थ की विशाल सांद्रता से यह बना है। अगर बात करते हैं एडिंगटन सीमा, एडिंगटन सीमा क्या है भाई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा नया चीज है। देखो भाई, एडिंगटन सीमा जो है, यह एक पदार्थ पर जो है, किसी पदार्थ पर ब्लैक होल का फीडिंग दर को ये कंट्रोल करती है। किसी पदार्थ पर ब्लैक होल की फीडिंग दर को कंट्रोल करने वाली जो लिमिट है, उसे हम लोग एडिंगटन लिमिट कहते हैं। सुपर एडिंगटन अभिवृद्धि यह तब होती है जब एडिंगटन सीमा पार हो जाती है। जब एडिंगटन सीमा क्रॉस हो जाती है, तब उसे हम लोग कहते हैं सुपर एडिंगटन एक्रेशन। और LID 568 जो है इसी चरण में आता है, जो ब्लैक होल ढूंढा गया है। कौन सी घटना ब्लैक होल द्वारा पदार्थ पर फीडिंग दर को कंट्रोल करती है? स्वाजी स्टिल्ट रेडियस, एडिंगटन सीमा, हॉकिंग विकिरण, सुपरनोवा सीमा। कौन सा भाई? तो राइट आंसर इज एडिंगटन लिमिट। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बैठे, मतलब आगे अगर बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और बड़ा न्यूज आता है, डेब्यू ऑफ ट्राई सर्विस टेब्यूलो, यानी भारत में जो है त्रिसेनाओं की जो झांकी है उसकी शुरुआत हो रही है। गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार तीनों सेनाओं की झांकी 26 जनवरी 2025 को 73वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी। तीनों सेनाओं की झांकी, तीनों सेनाओं की झांकी का पहला प्रदर्शन, विषय सशक्त और सुरक्षित भारत। महत्व क्या है? सेना, नौसेना और वायुसेना की एकजुटता और एकीकरण को दर्शाता है। और यह तीनों सेना की झांकी के बारे में बताता है कि हमारी तीनों सेनाएं जो हैं राष्ट्र के प्रति काफी समर्पित हैं। मुख्य विशेषता भाई, संयुक्त संचालन कक्ष सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच निर्बाध संचार और नेटवर्किंग का प्रदर्शन करती है। कि ठीक है, हमारे विंग अलग अलग हो सकते हैं, क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम क्या है भाई, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन के हिसाब से क्या करते हैं, भारत की रक्षा करते हैं। अब देखो भाई, इसमें जो लाया जाएगा, स्वदेशी रक्षा प्लेटफॉर्म को दिखाया जाएगा, अर्जुन युद्धक टैंक को, तेजस को दिखाया जाएगा, हल्के हेलीकॉप्टर को दिखाएगा, INS विशाखापत्तनम को दिखाया जाएगा, और दूर से संचालित होने वाले विमान जो हैं उनको भी दिखाया जाएगा। ठीक है, आपको पता है वर्ष 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स का नाम दिया गया है ना?
जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने वर्ष 2025 को रिफॉर्म का ईयर नाम दिया है। और फोकस क्या है, मैंने कई दफा बताया है भाई फोकस को लेकर के कि भाई सीधी सी बात है, सेना में संयुक्तता, यानी अगर हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन और एकीकरण को हम लोग बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ आधुनिकता सेना में लाएंगे और सेना को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार प्रदर्शित होने वाली तीनों सेनाओं की झांकी का विषय क्या है? एम्पावर्ड इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सशक्त और सुरक्षित भारत, स्ट्रेंथ एंड शक्ति और पराक्रम, वैलोर। क्या है भाई? तो सशक्त और सुरक्षित भारत, यानी सी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए, आज का हमारा जो 10 नंबर का न्यूज है, लास्ट जो हमारा है, वो है विश्व मानचित्र में आयरलैंड को लेकर के। अब आयरलैंड को लेकर के क्या खास है उसके बारे में समझते हैं भाई। देखो, आयरलैंड में आयरिश संसद के निचले सदन डेल में मतदान के बाद फियाना फेल के नेता माइकल मार्टिन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सिंपल सा लॉजिक समझिए, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो माइकल मार्टिन। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आयरलैंड के बारे में जानते हैं भाई। यहाँ आप देख सकते हो आयरलैंड की स्थिति, इधर बड़ा दिखा रहे हैं हम लोग। राजधानी क्या है? डबलिन। ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित एक द्वीप के बड़े हिस्से पर स्थित है। सीमावर्ती देश उत्तरी आयरलैंड से उत्तर यह स्थित है। आसपास के जल निकाय की बात करते हैं तो वेस्ट में अटलांटिक महासागर है, साउथ में सेल्टिक सागर है और ईस्ट में इसका आयरिश सागर है। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं, डबलिन बड़ा शहर है, फिर डुंडाल्क है, बटरफोर्ड है। आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन से उत्तरी चैनल, आयरिश सागर और सेंट जॉर्ज चैनल द्वारा अलग किया जाता है। यहाँ की हाईएस्ट पीक जो है कैरियोंटो हिल है। सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर की बात करते हैं, सैनन रिवर है। और लार्जेस्ट लेक जो है इसका लॉफ नेग है। आयरलैंड पर आधारित भारतीय संविधान, जो हम लोगों ने आयरलैंड से जो भारतीय संविधान में चीजों को लिया है वो क्या है भाई? तो एक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। दूसरा है राज्यसभा के लिए सदस्यों के का नामांकन। राज्यसभा के सदस्यों का जो नॉमिनेशन होता है वह प्रक्रिया भी हम आयरलैंड से लिए हैं। और तीसरा है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब इससे रिलेटेड हमारा प्रश्न आएगा कि भाई डेल में मतदान के बाद आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? लियो बराडकर, माइकल मार्टिन, एंडा केनी और मैरी लू मैकडोनाल्ड को। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? माइकल मार्टिन विल बी द राइट आंसर। अब थोड़ा सा न्यूज इन शॉर्ट में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है, भारतीय लघु फिल्म है अनुजा। इसने ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में नामांकन हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर दी। किसने? अनुजा ने। किसमें भाई? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म में इसको नामांकन, नॉमिनेशन मिल गया है। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश बना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी वह थाईलैंड है। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने एनडीएस आइस हॉकी स्टेडियम लेह में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के 5वें संस्करण के उद्घाटन समारोह की शुरुआत कर दी। केंद्रीय शहरी मामले और बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज तेलंगाना के करीमनगर में 24 घंटे जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। और यह परियोजना 24 घंटे पेयजल आपूर्ति करने वाली पहली परियोजना है। 24 घंटा वाटर सप्लाई करेगा, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए टेक्सास स्थित प्रौद्योगिकी फर्म ओरेकल, जापान की सॉफ्टबैंक और चैट जीपीटी निर्माता ओपन एआई के साथ $500 बिलियन के संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। किसने? अमेरिका ने। और मैंने कहा कि ट्रंप साहब जो है आते ही एक तरह समझिए कई सारी गतिविधियों में लिप्त हो गए हैं और उसी में से उनका एक पर्पस है कि हम यूएस को एआई सेक्टर में जो है लीडर बनाएं। राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जून 2025 में आयोजित की जाएगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकर ने इसकी घोषणा कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया। तो हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन कहाँ किया है भाई? तो गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है। अब थोड़ा सा प्रीवियस क्लास रिवीजन एमसीक्यू की बात कर लेते हैं भाई। वर्तमान में किस भारतीय राज्य के पास सबसे अधिक जीआई टैग है? सबसे अधिक जीआई टैग तो उत्तर प्रदेश के पास है, 75 बताया था मैंने।
इसमें भी लगा दूं आंसर यूपी। कुल 26 झांकियों में से कितनी झांकियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की है? 16 है और 10 विभागों की है ना? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धार्मिक सर्किट पहल में शामिल नहीं है? ध्यान होगा तो लखनऊ शामिल नहीं है। अधिकांश राज्यों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए वित्त पोषण पैटर्न क्या है? तो भाई 60-40 का है। पूर्वोत्तर राज्य के लिए, पहाड़ी राज्यों के लिए 90-10। जेएनपीए किस वर्ष चालू किया गया था? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी 1989, 1989 में। प्रलय मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो मैंने कहा था सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एसआरबीएम मिसाइल है ये। किस भारतीय शहर को हीरे की कटाई और पॉलिशिंग का मेन सेंटर माना जाता है? मुंबई, जयपुर, सूरत, बेंगलुरु। राइट आंसर इज सूरत। निम्न आय वर्ग के लोगों के बीच भरोसे के मामले में भारत से बेहतर स्थान किन दो देशों का है? ये याद रखिएगा, निम्न आय वर्ग के लोगों के बीच भरोसे के मामले में चाइना और इंडोनेशिया। भारत तीसरे नंबर पर है। 2022-23 में भारत की राष्ट्रीय आय में डिजिटल इकोनॉमी का कितना प्रतिशत योगदान होगा? डिजिटल इकोनॉमी का 11.74% इज द राइट आंसर। 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले कौन से दो पर्वतारोही सफलतापूर्वक पहुंचे थे? तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी। आगे आज का जो आपका होमवर्क है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उदंतपुरी शिक्षा केंद्र स्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। कल वाला प्रश्न था 24 जनवरी का कि बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस समाज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर होगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। ठीक है। और आप जान सकते हैं बाबा ठाकुरदास ने 1906-07 में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की और समाचार पत्र द मदरलैंड का संपादन और प्रकाशन भी शुरू किया। नाम याद रखिएगा, द मदरलैंड को। प्रश्न है मुख्य परीक्षा को लेकर के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के ढांचे के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा और कौशल विकास की भूमिका पर चर्चा करिए। किस तरह से जो है इसको डेवलप किया जाए। और आपके बहुत बहुत थैंक यू। इस आप क्यूआर कोड को स्कैन करके अविनाश सर PWPSC टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अब हम लोग अगले दिन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार।